नमस्कार मित्रों। कुछ शासकीय व्यस्तताओं के कारण काफ़ी दिनों बाद आज लेक्चर का अगला अंक शुरू कर पा रहा हूं। अभी तक जो हम चर्चा कर चुके हैं वो उत्तर प्रदेश राजकीय कर्मचारी आचरण नियमावली के नियम 10 तक की चर्चा हम कर चुके हैं और आज हम 11 और उसके बाद के उपबंधों की चर्चा करेंगे। जैसा कि पहले से आप देख रहे हैं कि लगातार मैं आपको स्टाम्प एवं निबंधन विभाग की वेबसाइट पर लेकर के चल रहा हूं उत्तर प्रदेश सरकार की, और वहां से आपको ये दिखाता हूं कि क्या नियमों में उपबंध है। तो आज भी उसी वेबसाइट पर हम चलेंगे और उसी प्रामाणिक वेबसाइट के माध्यम से हम आगे की चर्चा करेंगे। तो आइए आपको लेकर चलता हूं पुनः उस वेबसाइट पर। तो ये स्टैम्प एंड रजिस्ट्रेशन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार की वेबसाइट हमने खोल ली और इस पर जो PDF वर्जन उपलब्ध है इसका, जिससे हम अभी तक देख रहे थे, उसी पर हम पुनः जाएंगे। नियम 11 से चर्चा शुरू करेंगे। इसमें प्रथम जो प्रावधान है वो भेंट का है कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी सिवाय उस दशा की जबकि उसने सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली हो, अपनी ओर से या किसी अन्य व्यक्ति की ओर से किसी ऐसे व्यक्ति से जो उसका निकट का संबंधी न हो, किसी भी रूप में कोई भेंट, अनुग्रह, धन या पुरस्कार स्वीकार नहीं करेगा और न ही अपने परिवार के किसी व्यक्ति को अनुमति देगा कि वो ये स्वीकार कर ले। इसके अलावा ये कह रहा है कि जो उस पर आश्रित हो उसके परिवार का कोई सदस्य, वो भी जो है किसी ऐसे व्यक्ति से जो उसका निकट संबंधी न हो, कोई भेंट या अनुग्रह या ये सब स्वीकार करने की अनुमति नहीं देगा। लेकिन केवल अपने जातीय मित्र से मूल वेतन का जो अपने दशांश है, 10वां हिस्सा जो है, उतने तक कोई गिफ्ट स्वीकार कर सकता है। अगर विवाह का अवसर है या मान लीजिए बर्थडे है, कोई रैतिक अवसर का मतलब होता है कोई भी ऐसा कार्यक्रम है, बर्थडे का हो सकता है, कोई जनेऊ है या कोई भी ऐसी चीज है, तो उस पर आप इतने तक का उपहार जो है वो स्वीकार कर सकते हैं अपने जाति मित्र से। लेकिन इसमें भी शर्त यह है कि इस चीज को रोकिए, जितना अधिक रोक पावे आप रोकिए, क्योंकि सरकारी कर्मचारी से उच्च आचरण की अपेक्षा की जाती है। यहाँ जाति मित्र से मतलब ये है कि आपके साथ जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए जाति मित्र शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका अर्थ जाति से नहीं है, वरन इसका मतलब यह है कि आपके साथ जो लोग काम कर रहे हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, उनकी बात की गई है इसमें। और ये भी कहा गया है इसमें कि देखिए, एक उदाहरण देख कहा गया है, कोई SDM है, अगर बाढ़ में बहुत सेवा की और लोग उसको एक घड़ी दे रहे हैं भेंट में, पब्लिक देना चाहती है, लेकिन अगर उसका मूल्य जो है वो उसके मूल वेतन के 10वें हिस्से से अधिक है, तो सरकार से उसको अनुमति लेनी चाहिए, तभी उस भेंट को स्वीकार करना चाहिए। अगला नियम है नियम 11 का, ये दहेज के संदर्भ में है, ये बाद में बढ़ाया गया है नियम ये, और इसमें ये कहा गया है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी न तो दहेज लेगा, न उसके देने या लेने के लिए दुष्प्रेरित करेगा, और न ही वर वधु या वर वधु के माता पिता या उसके संरक्षक से प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्ष रूप से किसी दहेज की मांग करेगा। ये जो भी लोग नई नौकरी ज्वाइन कर रहे हैं उन सबके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, और सभी लोगों के लिए, चूंकि आप अपने बच्चों की शादी करते हैं तो उसमें भी आपके ऊपर ये लागू होता है कि आपको न दहेज लेना है न दहेज लेना है। नियमों में यहाँ तक व्यवस्था कर दी गई है कि आप जो है अगर जान जाते हैं किसी शादी में लिया जा रहा है तो भी आपको उस शादी में नहीं जाना है। किसी भी तरह से आपको इन जो दुष्प्रथाएं हैं इनको आपको प्रेरित नहीं करना है, इनका आपको विरोध करना है और इनसे अलग रहना है। फिर नियम 12 आता है। नियम 12 जो है वो चिकित्सा पदाधिकारियों द्वारा जो भेंट है, डॉक्टर है कोई, उसके लिए छूट देता है कि अगर वो कोई ऑपरेशन कर रहा है और उसके बदले में कोई व्यक्ति खुश होकर के उसको कुछ गिफ्ट देना चाहता है, लेकिन उसका मूल्य अगर 51 रुपए से कम है तो वो ले सकता है, और इससे अधिक है तो सरकार को उसको रिपोर्ट भेजनी होगी उस डॉक्टर साहब को या जो भी चिकित्सा पदाधिकारी है, उस सबके लिए ये प्रावधान लागू है। अगला नियम 13 ये कहता है कि अगर कोई रैतिक समारोह है और उस पर कोई खुरपा या कोई ऐसी भी चीज उपहार स्वरूप आपको मिल रही है, पब्लिक देना चाहती है, तो आप सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करके ऐसा उपहार जो है वो ग्रहण कर सकते हैं। अगला नियम 14 है। इसमें यह कहा जा रहा है कि कोई सरकारी कर्मचारी सिवाय उस दशा की जबकि उसने सरकार से पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली हो, कोई मानपत्र या विदाई पत्र नहीं लेगा, न ही कोई प्रमाण पत्र स्वीकार करेगा, और न ही अपने सम्मान में या किसी अन्य सरकारी कर्मचारी के सम्मान में आयोजित किसी सभा या सार्वजनिक आमोद में उपस्थित होगा। कोई भी जो है आप मानपत्र या विदाई पत्र नहीं ले सकते, कोई प्रमाण पत्र नहीं ले सकते। ये इस नियम 14 में जो है वो सरकारी सेवक पर यह प्रतिबंध लगाया गया है। लेकिन ये कहा गया है कि अगर कोई रिटायर हो रहा है और उसमें आपने भाग लिया है उस फंक्शन में, तो उसके लिए ये आपको अनुमति देता है कि ऐसे में आप जो है ले सकते हैं, या कोई स्थानांतरण, कोई आपका साथी कर्मचारी अधिकारी हो रहा है और उस फंक्शन में आप भाग ले रहे हैं, तो उसके लिए ये अनुमति देता है कि आप ऐसे फंक्शंस में भाग ले सकते हैं।
नियम 15 जो है वो महत्वपूर्ण है। ये असरकारी व्यापार या नौकरी से प्रतिबंधित करता है और ये कहता है कि कोई सरकारी कर्मचारी सिवाय उस दशा के जबकि उसने सरकार की पूर्ण स्वीकृति प्राप्त कर ली हो, पूर्व स्वीकृति शब्द होगा यहाँ, प्राप्त कर ली हो, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः किसी व्यापार या कारोबार में नहीं लगेगा और न ही कोई नौकरी करेगा। इसका अर्थ यह है कि हम लोग सरकारी कर्मचारी हैं और हम 24 घंटे के सरकार के सेवक हैं, इसलिए हम कोई भी व्यापार या कारोबार में पूर्णतः अलग से संलग्न नहीं हो सकते और कोई और नौकरी इस नौकरी के सिवाय नहीं कर सकते। इसमें छूट यह दी गई है कि कोई सामाजिक या धर्मार्थ प्रकार का अवैतनिक कार्य या कोई साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक प्रकार का आकस्मिक कार्य किया जा सकता है, लेकिन इससे आपके कार्यों में अड़चन नहीं पड़नी चाहिए और अगर आप ऐसा कोई कार्य हाथ में लेते हैं तो 1 महीने के अंदर विभागाध्यक्ष को सूचना दे देंगे अपने कार्य की। और यदि विभागाध्यक्ष आपको आदेश देता है कि आपको ये काम नहीं करना है तो फिर आपको वो काम बंद कर देना है। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य ऐसा कर रहा है तो उसके संदर्भ में भी ये चीज लागू है कि आपको सरकार को सूचना देनी है। अब इसमें महत्वपूर्ण चीज ये है कि मान लीजिए कि किताब है, कोई आप लिखना चाहते हैं और किताब वो साहित्यिक प्रकृति की है, आप लिखना चाहते हैं, तो साहित्यिक वैज्ञानिक प्रकृति की यदि कोई रचना है तो उसके लिए आपको अनुमति की आवश्यकता नहीं है। कलात्मक प्रकृति की कोई रचना है तो उसके लिए आवश्यकता नहीं है। शेष मामलों में आपको सरकार की परमिशन लेनी होगी किताब लिखने के लिए। इसके अतिरिक्त शासनादेश के माध्यम से भी कुछ इसमें नियम बनाए गए हैं। ये 11 दिसंबर 1968 का शासनादेश किया गया इस संदर्भ में किताबों के प्रकाशन के लिए, पुस्तकों के प्रकाशन के लिए, और इसमें कुछ शर्तें लगाई गई किताब के प्रकाशन के लिए कि यदि आप अपनी कोई किताब छपवाना चाहते हैं तो उसमें अगर आप अनुमति नहीं भी लिए हुए हैं तो आप सरकार की जो आपको अनुमति मिलती है वो आप प्रकाशित नहीं करेंगे, पहली चीज उसमें। दूसरी चीज ये है कि लेखक का जो नाम होगा ऊपर, उसमें आप पदनाम नहीं देंगे अपना। और फिर ये कहा कि मान लीजिए कि अंदर के पृष्ठों में कहीं आपका परिचय दिया जा रहा है तो उसमें आपके सरकारी पदनाम का उल्लेख किया जा सकता है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। इसके अतिरिक्त ये कहा गया कि यदि आपको उस किताब के प्रकाशन से कोई पैसा मिल रहा है, कोई आपको रॉयल्टी मिल रही है उस पुस्तक के प्रकाशन से, तो उन सब चीजों के लिए आपको सरकार से परमिशन लेनी होगी यदि उससे पैसा मिल रहा है तो ये सारे काफी चीजें उसमें प्रतिबंध लगाए गए हैं। कई नियम जो है शासनादेश के माध्यम से भी उसमें उल्लिखित किए गए हैं, तो इसलिए आपको संबंधित शासनादेश भी देख लेना चाहिए यदि आप कोई किताब लिख रहे हैं, ठीक है ना। और ये भी कहा गया है कि यदि केवल सरकारी ज्ञान के आधार पर आपकी किताब वो लिखी जा रही है तो उसका जो आपको लाभ मिलेगा उसका कुछ परसेंटेज जो है आपको सरकार के खाते में भी जमा करना है, ट्रेजरी में जमा करना है। वो सारी चीजें उन शासनादेशों में वर्णित है। नियम 15 का जो है वो ये कहता है कि कोई सरकारी सेवक जो है वो 14 साल से किसी कम आयु के बच्चे को किसी परिसंकटमय कार्य में न तो नियोजित करेगा न लगाएगा या ऐसे बच्चे से बेगार या इसी प्रकार अन्य बलात्श्रम नहीं लेगा। तो ये ध्यान रखना है आपको। अगला है नियम 16 जो ये व्यवस्था करता है कि कंपनियों का निबंधन, उन्नयन और प्रबंधन के बारे में व्यवस्था करता है और ये कहता है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी जो है बिना सरकार की पूर्व स्वीकृति के किसी बैंक या किसी कंपनी के निबंधन, उन्नयन या प्रबंधन में भाग नहीं लेगा। आप उसके मैनेजमेंट के सदस्य नहीं हो सकते, आप कंपनी बना नहीं सकते, आप उसकी उन्नति के लिए कार्य नहीं कर सकते। लेकिन इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए आपको छूट दी गई है कि उसमें आप भाग ले सकते हैं बशर्ते कि ये किसी साहित्यिक, वैज्ञानिक या धर्मार्थ समिति के लिए जो है ये अगर सोसाइटी बनाई गई है तो उसमें आप भाग ले सकते हैं, ये इसमें छूट दी गई है। अगला जो नियम है वो नियम 17 है। बीमा कारोबार के लिए स्पष्टतया मना किया गया है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी अपनी पत्नी को या अपने किसी अन्य संबंधी को जो या तो उस पर पूर्णतः आश्रित हो या उसके साथ निवास करता हो उसी जिले में जिसमें वह तैनात हो बीमा एजेंट के रूप में कार्य करने की अनुमति नहीं देगा। अगला नियम 18 है और यह कहता है कि आप कोई भी सरकारी कर्मचारी बिना समुचित प्राधिकारी की स्वीकृति के उस पर जो लोग वास्तव में आश्रित हैं उनके अतिरिक्त किसी अन्य अवयस्क माइनर जो है उसकी संपत्ति के विधिक संरक्षक के रूप में कार्य नहीं करेगा। ये व्यवस्था है नियम 18 की। इसके बाद नियम 19 आता है। नियम 19 बेहद महत्वपूर्ण है, आपको जानना चाहिए। ये व्यवस्था करता है कि यदि कोई ऐसी फाइल, कोई ऐसी टिप्पणी के लिए कोई फाइल आपके समक्ष आती है जो किसी व्यक्ति विशेष के बारे में हो जो आपका संबंधी है, चाहे वो संबंधी दूर का हो या निकट का हो, तो यदि आपको उसमें कोई प्रस्ताव या अपना मत देना है या कोई कार्रवाई करनी है तो आप ये स्पष्ट रूप से फाइल पर बता देंगे कि वह व्यक्ति आपका संबंधी है
और यदि संबंधी है तो उस संबंध का स्वरूप क्या है आपको बताना है, जिसको आपको लिखना है। और यदि ऐसी स्थिति है कि आप उस पत्रावली पर आप ही को अंतिम निर्णय लेना है, आप ही को उस मामले में अंतिम निर्णय लेना है, तो फिर वो निर्णय आप नहीं लेंगे और वो जो है वरिष्ठ पदाधिकारी को ये लिखते हुए कि ये मेरे ही संबंधी का मामला है और मुझे इसमें अंतिम निर्णय लेना है, तो ये उचित होगा कि कोई अन्य इस पर निर्णय ले। तो अपने वरिष्ठ पदाधिकारी को आप वो फाइल प्रस्तुत कर देंगे और उसमें आप लिख देंगे कि ये प्रस्तुत करने का कारण है और ये मेरा संबंधी इस कारण है। स्वयं के मामले में आप निर्णायक नहीं हो सकते, ये विधि का स्थापित सिद्धांत है कि कोई भी व्यक्ति स्वयं के मामले में भी खुद निर्णायक नहीं हो सकता। और ये व्यवस्था जो है नियम 19 संबंधी के संबंध में भी करता है कि आपकी पत्नी के बारे में कोई चीज है, आपके किसी रिश्तेदार के बारे में कोई चीज है, आपको ही निर्णय लेना है, तो आप वो निर्णय न लीजिए और जो है अपने उच्चाधिकारी को फाइल संदर्भित कर दीजिए, ये सारी चीजें बताते हुए। नियम 19 के संबंध में आपको एक कोर्ट की एक रूलिंग का भी उल्लेख मैं करना चाहूंगा। यहाँ पर एक मामला है, ये मामला है उत्तर प्रदेश राज्य बनाम RS गुप्ता विशेष न्यायाधीश जालौन का 2002 का प्रकरण है ये। और इसमें क्या हुआ कि विशेष न्यायाधीश जालौन ने अपने पुत्र के इंटरमीडिएट परीक्षा 1977 के परीक्षा परिणाम के संज्ञान हेतु नोटिस एवं निर्देश निर्गत किए। सभी निर्देश आदेश प्रकरण में संचालित प्रक्रिया असद्भावपूर्वक, मनमानी, क्षेत्राधिकार से परे और शून्य तथा निष्प्रभ माननीय उच्च न्यायालय द्वारा मानी गई, अतः सभी याचिका में निरस्त कर दिए गए। तो ये महत्वपूर्ण मामला है। तो इससे ये पता लगता है कि आपके पुत्र के संबंध में कोई चीज है, आपकी पत्नी के संबंध में कोई चीज है, आपके साले के संबंध में कोई चीज है, आपके भाई के संबंध में आपको कोई निर्णय लेना है, तो अब कोई भी ऐसा वो है तो आप स्वयं न लीजिए, उसको दूसरे को, जो भी आपसे वरिष्ठ हो, उसको आप बता दीजिए, वो फिर निर्णय लेगा उसमें। नियम 20 जो है वो सट्टा लगाने के लिए मना करता है और वो कहता है कि किसी भी विधान में आप सट्टा नहीं लगाएंगे। और ये भी कहता है कि बहुत अस्थिर अर्थात तो रोज रोज जो शेयर मार्केट होगा या बहुत ही अस्थिर मूल्य वाली प्रतिभूतियों की सतत खरीद या बिक्री के संबंध में आप सट्टा लगाना माना जाएगा और उससे आप बचिए। और इस संदर्भ में अगर कोई विवाद होता है तो सरकार का निर्णय इसमें अंतिम होगा। नियम 21 जो है वो विनिवेश की बात करता है और ये कहता है कि कोई सरकारी कर्मचारी न तो कोई पूंजी इस प्रकार स्वयं लगाएगा और न ही अपनी पत्नी या अपने परिवार के किसी सदस्य को लगाने देगा जिससे उसके सरकारी कर्तव्यों के परिपालन में उलझन या प्रभाव पड़ने की संभावना हो। और इसमें भी यही कहा गया है कि इस संदर्भ में सरकार का निर्णय अंतिम होगा। कोई विवाद है तो एक उदाहरण भी दिया हुआ है कि मान लीजिए कोई जिला जज है और जिस जिले में वह तैनात है उसमें अपने पत्नी या अपने पुत्र को कोई सिनेमा गृह खोलने या उसमें कोई हिस्सा खरीदने की अनुमति नहीं देगा, क्योंकि उसी के क्षेत्राधिकार में है, उसी के जिले में स्थित है, तो उसकी कानूनी जो उसका प्रभाव है उसका प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए इस चीज को मना किया गया है नियम 21 में। नियम 22 में उधार देना और उधार लेना, काफी चीजें आपको नहीं लग रही होंगी क्योंकि यदि आपने कभी इसका अध्ययन नहीं किया होगा तो, कि इन सब बारे में हर विषय के बारे में नियम बना हुआ है, सरकार ने बना रखा है, आपको प्रतिबंधित किया हुआ है कि ये काम आप नहीं करेंगे सरकार की छवि को ध्यान में रखते हुए। तो इसमें यह कहा गया है कोई सरकारी कर्मचारी सिवाय उस दशा के जबकि उसने समुचित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली हो, किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके पास उसके प्राधिकार की स्थानीय सीमाओं के भीतर कोई भूमि या बहुमूल्य संपत्ति हो, रुपया उधार नहीं देगा और न ही किसी व्यक्ति को ब्याज पर रुपया उधार देगा। फिर यह कहा गया है कि लेकिन आप अपना यदि कोई नौकर रखे हुए हैं तो उसको अग्रिम दे सकते हैं और कोई मित्र या संबंधी आपका है तो उसको बिना ब्याज के कोई छोटी रकम का एक ऋण जो है देने की छूट इसमें दी गई है। इसका अगला जो क्लास है वो ये कह रहा है कि आप बैंक से या अच्छी साख वाले फर्म के साथ तो कर सकते हैं, कोई ये समव्यवहार कर सकते हैं, लेकिन किसी अन्य के साथ जो है आप कोई ऐसा समव्यवहार नहीं कर सकते हैं कि वो आपके वित्तीय आभार के अंतर्गत आप हो जाएं उसके। लेकिन इसके साथ ही आपको फिर यह वही छूट दी गई है कि कोई जातीय मित्र अर्थात कोई आपका साथ में आप पे काम करने वाला व्यक्ति है तो उससे 2 माह के मूल वेतन या उससे कम मूल्य का बिना ब्याज वाला एक नितांत अस्थायी ऋण स्वीकार कर सकते हैं आप, इसकी छूट दी गई है। या कोई वास्तविक व्यापारी हो तो उसके साथ आप उधार का लेखा चला सकते हैं, उससे आप उधार ले सकते हैं, वास्तविक व्यापारी यही काम करता हो तो उससे आप जो है ले सकते हैं, वो इसके लिए अगर अधिकृत है तो। इसके बाद अगला जो इसका क्लास है वो ये कह रहा है इसी नियम का कि लेकिन मान लीजिए कि आप अभी तो जिस जिले में आप हैं उसमें ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन किसी अन्य जिले में आपने कोई संपत्ति ले ली या कोई ऐसी चीज ले ली और उसी जिले में आपका ट्रांसफर हो जा रहा है,
तो इस स्थिति में ये कह रहा है कि समुचित प्राधिकारी को आप उसकी रिपोर्ट भेज देंगे कि उस जिले में मेरी संपत्ति और वहां मेरा ट्रांसफर हो गया है, तो ऐसी स्थितियां बन गई हैं, तो इसकी रिपोर्ट आपको समुचित प्राधिकारी को दे देंगे आप, और जो वो निर्देश देगा उसके अनुसार आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी। नियम 23 जो है वो कहता है कि सरकारी कर्मचारी जो है दिवालियापन और अभ्यासी ऋणग्रस्तता अर्थात लगातार ऋणग्रस्त कोई व्यक्ति है उससे दूर रहेगा, और यदि कोई ऐसी कार्रवाई उसके विरुद्ध चल रही है, विधिक कार्रवाई, तो उसके संबंध में वो विभागाध्यक्ष को या कार्यालय को अपनी रिपोर्ट भेज देगा। नियम 24 जो है वो बेहद महत्वपूर्ण है, हम सबके लिए काम में आता है, प्रत्येक व्यक्ति को जरूर जानना चाहिए, खासकर सरकारी अधिकारी कर्मचारी को, क्योंकि ये गलती जो है बाद में बहुत दिक्कत करती है उसके लिए। ये कहता है कि कोई सरकारी कर्मचारी सिवाय उस दशा के जबकि समुचित प्राधिकारी को इसकी पूर्व जानकारी हो, या तो स्वयं अपने नाम से या अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम से पट्टा, रेहन, क्रय या भेंट द्वारा, या अन्यथा न तो कोई अचल संपत्ति अर्जित करेगा और न उसे बेचेगा। इस नियम में यह कहा जा रहा है कि अगर आपको कोई भी संपत्ति खरीदनी है, आप कोई भवन खरीदना चाहते हैं, कोई भूखंड खरीदना चाहते हैं, कोई फ्लैट लेना चाहते हैं, कोई भी चीज आप लेना चाहते हैं, तो आप तभी लेंगे जब सरकार से इसको जो है परमिशन इसकी ले लेंगे। ये समुचित प्राधिकारी को जब तक इसकी पूर्व जानकारी होगी उसके बाद ही आप लेंगे। लेकिन अगर इसमें ये छूट दी गई है कि अगर आप जो है किसी नियमित और ख्याति प्राप्त व्यापारी से कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद से खरीद रहे हैं, आप एलडीए से खरीद रहे हैं, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी से आप खरीद रहे हैं, आप गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी से खरीद रहे हैं, किसी भी ऐसी संस्था से आप खरीद रहे हैं जो स्वयं प्रतिष्ठित है, तो उस स्थिति में आपको स्वीकृति नहीं लेनी है वरन पूर्व सूचना दे देनी है। उसको खरीदने से पहले आपको सरकार को सूचना दे देनी है। और यदि आप उसके अलावा किसी व्यापारी से ये समव्यवहार कर रहे हैं जो प्रतिष्ठित नहीं है, तो आपको पूर्व स्वीकृति लेनी चाहिए और उसके बाद ही आपको ये खरीद करनी चाहिए। इसी चीज को इसके उदाहरणों में भी समझाया गया है। चल संपत्ति के बारे में भी कहा गया है कि अगर आप अपने 1 माह के मूल वेतन से अधिक किसी चल संपत्ति के बारे में कोई व्यवहार करते हैं, तो ऐसी व्यवहार की रिपोर्ट जो है आपको समुचित प्राधिकारी जो भी आपका है उसके समक्ष आपको भेज देनी चाहिए। चल और अचल संपत्ति में आप विशेष ध्यान रखिए, कोई भी संपत्ति खरीदने से पहले अगर आप प्रतिष्ठित व्यवसायी से खरीद रहे हैं तो उसमें पूर्व सूचना अवश्य दीजिए और उसके बाद ही खरीदिए। और यदि आप वो प्रतिष्ठित व्यवसायी नहीं है तो पूर्व स्वीकृति शासन की या अपने विभागाध्यक्ष की या जिसकी भी आपके नियमों में व्यवस्था हो उससे जरूर प्राप्त कर लीजिए, और जब वो अनुमति मिल जाए तभी उसको खरीदिए, ताकि आप विभागीय कार्रवाई के भागी न बने, किसी दंड के आप भागी न बने। तो इस चीज का आप विशेष ध्यान रखें। इसके बाद ये कहा गया है कि प्रथम नियुक्ति और उसके बाद हर 5 साल पर पूंजियों की घोषणा आप करेंगे, जो जो आपके पास संपत्ति होगी उसकी घोषणा करेंगे। हर विभाग में इसके लिए अलग अलग भी शासनादेश के माध्यम से व्यवस्था की गई है। कुछ विभागों में ये कर दिया गया है कि प्रत्येक वर्ष देना होगा, कुछ विभागों में 5 वर्ष पर देने की व्यवस्था है। तो जैसी भी आपके विभाग में व्यवस्था हो उसके अनुसार आपको संपत्ति की घोषणा करनी चाहिए, और उसमें जो जो संपत्ति विवरण में मांगा गया है, जनरली सामान्यतः जो है उसमें आपकी अचल संपत्ति की घोषणा मांगी जाती है, शेयर की घोषणा मांगी जाती है, इसके अतिरिक्त चल संपत्ति का ही मांगा जा सकता है, विनिधान भी आपसे मांगे जाते हैं। तो उन सबकी घोषणा आपको करनी चाहिए, और समय समय पर जो भी आपने अर्जित किया हो उन सबकी घोषणा आपको लगातार करनी चाहिए। नियम 25 जो है वो ये कहता है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी जब तक बिना सरकार की स्वीकृति के किसी ऐसे सरकारी कार्य का जो प्रतिकूल आलोचना या मानहानिकारी आक्षेप का विषय बन गया हो, प्रति समर्थन करने के लिए किसी समाचार पत्र की शरण नहीं लेगा। अर्थात कोई सरकारी चीज हुई है, कोई सरकारी कार्य हुआ है जिसकी आलोचना हो रही है, तो आप प्रेस के पास जाकर के उसकी समर्थन में कोई स्टेटमेंट तब तक नहीं देंगे जब तक कि इसके लिए आपको सरकार से अनुमति न मिली हुई हो, पूर्व से आपने स्वीकृति न ले ली हो। लेकिन इसके साथ ये आपको छूट मिली हुई है कि अगर आपके चरित्र पर या निजी रूप में आपने कोई कार्य किया और उसके लिए कोई बात जो है कोई कहीं निकली हुई है, तो उसके लिए आप अपनी बचाव आप कर सकते हैं, इसके लिए आपको छूट दी गई है। नियम 26 में को हटा दिया गया है। नियम 27 में कहा गया है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी अपनी सेवा से संबंधित अपने हितों से संबंधित किसी मामले में कोई राजनीतिक अथवा अन्य बाह्य साधनों से न तो स्वयं या अपने किसी कुटुंब के किसी सदस्य द्वारा कोई प्रभाव डालेगा या प्रभाव डलवाने का प्रयास करेगा।
अर्थात आप अपने ट्रांसफर के लिए, अपनी कहीं पर्टिकुलर पोस्टिंग के लिए, किसी विशेष पद के लिए, इन सब चीजों के लिए जो है कोई भी राजनीतिक साधन या बाह्य साधन या किसी भी आपने अपने भाई से कोई पत्र लिखवा दिया, अपनी पत्नी से कोई प्रार्थना पत्र भेज दिया, या किसी भी अन्य जुड़े हुए व्यक्ति से अगर आप कोई चीज दबाव डलवाते हैं तो ये गलत होगा और इस नियम 27 का उल्लंघन माना जाएगा और इस चीज से आपको मना किया गया है। इसके लिए इसमें उदाहरण भी दिया गया है कि आप जो है इस तरह का दबाव सरकार पर या अपने उच्च पदाधिकारियों पर नहीं डालेंगे। और इस नियम में यह भी कहा गया है कि अगर ऐसा होगा तो आपकी मौन स्वीकृति मानी जाएगी। अगर आपने ये प्रमाणित आप नहीं कर देते हैं कि नहीं, बिना आपकी स्वीकृति के ही उसने ऐसा कर दिया, बिना आपकी अनजाने में हो गया, आपको ही ये साबित करना होगा। नियम 27 का भी बेहद महत्वपूर्ण है और ये कहा गया है इसमें कि कोई सरकारी कर्मचारी सिवाय उचित माध्यम से और ऐसे निर्देशों के अनुसार जिन्हें सरकार समय समय पर जारी करे, व्यक्तिगत रूप से या अपने परिवार के किसी सदस्य के माध्यम से सरकार अथवा किसी अन्य प्राधिकारी को कोई अभ्यावेदन नहीं करेगा। नियम 27 का स्पष्टीकरण इस नियम पर भी लागू होगा। अर्थात ये कहा जा रहा है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी जो है वो सीधे कोई पत्र शासन को नहीं लिख देगा, अपने से बहुत उच्च अधिकारी को नहीं लिख देगा, वो थ्रू प्रॉपर चैनल का जो सिद्धांत है आप जानते हैं उसके थ्रू ही जाएगा। अगर आप कोई उच्चाधिकारी को अपने कोई प्रत्यावेदन देना चाहते हैं, शासन को देना चाहते हैं, तो आप पहले अपने उच्चाधिकारी को जो जस्ट आपका सीनियर बॉस है उसको लिखिए और फिर ये लिखिए कि आप इसको अग्रसारित करने का कष्ट करें तो उसके माध्यम से जो है वो ऊपर आपका जो भी प्रार्थना पत्र या जो भी आपका आवेदन है वो जाएगा। आप सीधे मत लिखें। ये नियम 27 को इसका प्रावधान कर रहा है। नियम 28 जो है वो अनधिकृत वित्तीय व्यवस्थाओं से मना करता है और ये कहता है कि दो लोग स्वयं में गठजोड़ करके ऐसी कोई स्थिति नहीं पैदा करेंगे जिससे कि दोनों को अनधिकृत रूप से लाभ होता हो और सरकार का कोई जो है घाटा होता हो। ऐसी चीजों से मना किया गया है। नियम 29 जो है वो बहुविवाह को प्रतिबंधित करता है कि सरकारी कर्मचारी जो है जिसकी एक पत्नी जीवित है वो किसी वैयक्तिक विधि के अधीन, मतलब किसी और वैयक्तिक विधि में यदि व्यवस्था है उसके बाद भी सरकार की अनुमति प्राप्त किए बिना दूसरा विवाह नहीं करेगा। और कोई महिला सरकारी कर्मचारी सरकार की अनुमति प्राप्त किए बगैर किसी ऐसे व्यक्ति से जिसकी एक पत्नी जीवित हो विवाह नहीं करेगी। ये नियम 29 की व्यवस्था है। नियम 30 जो है वो ये कहता है कि कोई सरकारी कर्मचारी ऐसी सुख सुविधाओं का दुरुपयोग नहीं करेगा और नहीं उनका असावधानी के साथ प्रयोग करेगा जिनकी व्यवस्था सरकार ने उसके सरकारी कर्तव्यों के पालन में उसे सुविधा पहुंचाने के प्रयोजन से की हो। अर्थात आपको सरकारी गाड़ी मिली हुई है, सरकारी आपको फर्नीचर मिला हुआ है, आपको निवास स्थान मिला हुआ है, टेलीफोन मिला हुआ है, तो इन सबका आप सरकार के कार्यों के लिए ही प्रयोग करेंगे। उसको अपने निजी प्रयोग के लिए या आपके परिवार के अनर्गल प्रयोग के लिए वो चीजें नहीं है। जैसे मान लीजिए सरकारी वाहन के लिए मना किया गया है आपको कि आप उसका निजी प्रयोग नहीं करेंगे। यद्यपि कुछ शासनादेशों से व्यवस्था कर दी जाती है कि कुछ विशेष प्रयोजनों के लिए आप उसका उपयोग कर सकते हैं बशर्ते कि उतना रुपया आपकी तनख्वाह से कटता है। इसकी व्यवस्था कुछ शासनादेशों से की गई है। तो इन उपबंधों को भी आपको अलग से शासनादेशों के माध्यम से जान लेना चाहिए किन किन के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं और किन किन में इसको दुरुपयोग माना जाएगा। नियम 31 जो है वो ये कहता है कि खरीदारियों के लिए आप मूल्य देंगे, सरकारी कर्मचारी जो देगा, और जब तक कि किस्तों में देने की व्यवस्था न हो नियम से तब तक आप पूर्ण मूल्य उसका चुकाएंगे। नियम 32 जो है वो कहता है कि बिना मूल्य दिए आप सरकारी कर्मचारी जो है वो किसी भी सेवा का प्रयोग नहीं करेगा और अगर कहीं प्रवेश शुल्क लिया जाता हो तो प्रवेश शुल्क दे करके ही वो ये काम करेगा। जैसे कि आपको सिनेमा देखना है तो बिना प्रवेश शुल्क दिए सिनेमा नहीं देखा जाएगा। नियम 33 जो है वो ये व्यवस्था करता है कि कोई सरकारी कर्मचारी बिना किसी बहुत विशेष परिस्थिति के किसी ऐसी सवारी गाड़ी को प्रयोग में नहीं लाएगा जो किसी सरकारी व्यक्ति की हो या किसी ऐसी सरकारी कर्मचारी की हो जो उसके अधीन हो। ये व्यवस्था नियम 33 करता है। नियम 34 जो है वो अधीनस्थ कर्मचारियों के जरिए खरीदारी करने से आपको मना करता है और ये कहता है कि अगर आपके अधीन कोई कर्मचारी है तो उसके लिए उससे जो है आप अपने लिए या अपने परिवार के किसी सदस्य के लिए जो है कोई खरीदारी कराने के लिए तो उससे कहेंगे और नहीं अपने किसी परिवार के सदस्य को अनुमति देंगे कि वो उससे खरीदारी कराए। केवल इसके लिए आपको छूट ये दी गई है कि यह उन खरीदारियों पर लागू नहीं होगा जिन्हें करने के लिए सरकारी कर्मचारी से संबंध निम्न कोटि के कर्मचारी वर्ग से कहा जाए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अपने अधीनस्थ किसी स्टाफ से आपको खरीदारी नहीं करानी है, आपको स्वयं जाकर के वो चीजें करनी है। इसके उदाहरण भी इसमें दिए गए हैं। और नियम 35 जो है उसमें ये कहा गया है कि अगर इन नियमों के निर्वचन से संबंधित कोई विवाद खड़ा होगा तो उसे सरकार के पास भेज देना चाहिए और सरकार इस पर जो निर्णय करेगी वो सबको मान्य होगा।
नियम 36 में जो है पुराने जो नियम है उनके निरसन की व्यवस्था की गई है कि वो नियम खत्म होंगे और जिस तिथि को ये नियमावली जो है लागू होगी उसके बाद केवल इसी नियमावली के प्रतिबंध जो उपबंध किए गए हैं वो लागू होंगे। ये है पूरी उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली। आशा है आपको ये पसंद आई होगी। मैंने अपनी तरफ से प्रयास किया है कि जितना मुझे ज्ञान है उस माध्यम से मैं आपको समझा सकूं। ये जो भी विचार थे ये मेरे सारे अपने विचार थे और केवल मैं विधि के उपबंधों की अपने हिसाब से व्याख्या कर रहा था जितना मुझे कानूनी ज्ञान था। ये मेरे सरकारी ज्ञान के आधार पर नहीं था वरन मेरे व्यक्तिगत ज्ञान के आधार पर था। मैं आप सभी से उम्मीद करूंगा कि आप इन नियमों को और इसका जो भी करंट वर्जन आएगा, जो कुछ भी सरकार अद्यतन संशोधन करेगी, उन सबको जानते हुए इनका अनुपालन करेंगे और एक सरकारी कार्मिक के रूप में सरकार की और अपनी छवि सदैव उज्जवल रखेंगे और किसी भी कार्रवाई से आप लगातार बचे रहेंगे और जनता का कल्याण आप सदैव सुनिश्चित करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।